और आज एक बार फिर हम बात कर लेते हैं। आज गुरुवार का दिन है, 27 फरवरी, और हम इस महीने के अंत में हैं। और आज एक बहुत ही दिलचस्प बैठक होने वाली है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग हैं, निवेशक हैं, उनसे ये जुड़े हुए होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार के कदम जो है हम लोगों को उठाने हैं जब संक्रमण, यानी कि जब हम पुराने से नए प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, माइक्रोन ग्लोबल के, जो कि अगले महीने के बीच में या अंत में जो है वो हस्तांतरण होगा, वो संक्रमण होगा। और मुझे उम्मीद है कि उसमें जो बदलाव नहीं होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे कि आज की जो बैठक थी वो थोड़ी देर के लिए स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही थी। और उसके लिए मैं यहाँ पर आप सभी की जो धैर्य है उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि आप अगर मुझे देख पा रहे हैं और अपने अनुवादक की आवाज अगर सुन पा रहे हैं, तो हम लोगों को प्लस का संकेत दीजिए। मुझे कुछ फीडबैक दीजिए। प्लस दबा दीजिए या 1 से लेकर 10 के स्केल पर बताइए कि यदि आप मुझे ठीक प्रकार से देख पा रहे हैं और यदि आप अपने अनुवादक की आवाज सुन पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 10 दिखाई दे रहा है और सभी के सभी लोग कह रहे हैं कि मुझे सुनाई दे रहा है। और यदि किसी कारणवश आपको वॉल्यूम में कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपकी आवाज आपको ठीक नहीं आ रही है, तो आप जो है आज अपनी वॉल्यूम को आप अपने डिवाइस पर थोड़ा सा ऊंचा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोग जो हाल ही में जो मुद्दा था उसके ऊपर हम लोग बात करना चाहेंगे। और ये जो है शनिवार को हुआ। और बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे क्लाइंट्स थे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जो कि निवेशक हैं स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के, जो कि साथ ही साथ क्राउड इन्वेस्टिंग, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म स्काईवे इन्वेस्टमेंट के भी ग्राहक हैं, जिसको स्विग बोला जाता है। तो पिछली बैठक के अंदर हम लोगों ने बातचीत की, और एक प्रश्न था कि बहुत सारे लोगों को अपने प्रीआईपीओ शेयर्स जो थे, माफ कीजिएगा, वो उसका हस्तांतरण क्यों नहीं हुआ, और उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत आ रही है। अब ये दिक्कत क्या है? ये दिक्कत ये है कि यदि कोई व्यक्ति ने अपने जो पाइप्स शेयर उनके पास थे जब स्विग सक्रिय रूप से कार्य कर रहा था, लेकिन जो मौजूदा स्विग के जो क्लाइंट हैं वो अपने बैक ऑफिस तक पहुंच नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट और सर्वर दोनों ही जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर कुछ पुष्टिकरण देना चाहूंगा। और ये मैं इसलिए करना चाहूंगा कि ये किस प्रकार से जो ये जो दोनों कंपनियां थी उसके बीच में वो कानूनी क्या संबंध थे स्विग और जीटीआई के बीच में। ये दोनों की दोनों जो हैं ये स्वतंत्र कंपनियां हैं। और मैंने पिछले बैठक के जो वीडियो के जो टिप्पणियां थी, कुछ जो टिप्पणियां हैं वो टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आ रहे हैं। और सब हमारे जो निवेशक जो है, जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के हैं, उनको ये समझ में पूरी तरह से नहीं आ रहा है कि दोनों प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हैं और ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म अलग हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दोनों स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। और इन दोनों की जो कानूनी पहचान है वो दोनों की दोनों अलग है। और इसी वजह से मेरे ख्याल से पिछली बैठक में या दो बैठकों पहले एक पार्टनर ने, जो कि जिन्होंने हमसे जो है वो लाइव प्रश्न पूछा था कि आप सभी लोग एक जैसे हैं, आप सभी जो हैं वो एक ही कानूनी आपकी पहचान है। जब स्काईवे बना था तब भी आप थे, परंतु जो तथ्य ये है कि जो देखिए, आपने जो निवेश किया है एक एक ही जो उत्पाद के अंदर, वो ठीक है, लेकिन आपने दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से किया है। और इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में
जो है वो अलग है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि स्विग और जो जीटीआई है वो एक ही प्लेटफॉर्म है। वो बिल्कुल जीटीआई की तरह है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये सही बात नहीं है। आप जो है बिल्कुल भी जो है, चूंकि आपका जो अंतिम जो उत्पाद है वो एक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये दोनों प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल एक जैसे थे। तो दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अलग स्वतंत्र रूप से थे। मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा ताकि आपके कोई प्रश्न न रह जाएं। और वो इसलिए भी जरूरी है कि ब्रांड की जो पराकाष्ठा है, जो ब्रांड का जो नाम है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो जो बौद्धिक संपदा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर यूनिस्की के अंतर्गत आती है, तो हो सकता है कि इन सभी गलतियों का उनको लोग जो हैं वो जिम्मेदार ठहराएं। और टिप्पणियों में लोग ऐसा कर भी रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ पुष्टिकरण करना चाहूंगा। तो दोस्तों, जैसे हमारे पास आज 100 लोग हैं जूम बैठक के अंदर। तो तो क्या आप चाहते हैं कि आज मैं इस शीर्षक के ऊपर, इस विषय के ऊपर कुछ कुछ पुष्टिकरण करूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम लोग नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई गलतफहमी है कि हर एक चीज की जो ये संरचना है वो कैसे की गई है, तो प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, और कहीं ना कहीं गलतफहमी फिर पनपेगी। तो आप लोग कह रहे हैं कि ये प्रासंगिक है, ये जरूरी भी है। और लोग कह रहे हैं कि आप हम लोगों को कुछ मानचित्रण दिखाइए। आप कह रहे हैं कि हमें कैसे एक डायग्राम दिखाया जाए। तो यहाँ पर भारत से भी जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं। तो देखिए, मानचित्रण के रूप से अगर हम बात करें, तो कुछ बैठकों पहले मैंने आपसे ये कहा था कि यूएसटी का समूह कैसा दिखाई देता है। तो हम लोग वहां से शुरू करते हैं। और जो है कि तो तो हमारे पास ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो कि एक होल्डिंग कंपनी है। और ये एक मुख्य कंपनी है, ये मुख्य कंपनी है जो मालिकाना हक रखती है एसटीआई के ऊपर, और ये जो कंपनी जीटीआई है। और इसके साथ साथ बहुत सारी कानूनी कंपनियां जुड़ी हुई हैं, जिसका कार्य है कि किस प्रकार से प्रचार करना है, बाजार तक लेकर आना है इस प्रौद्योगिकी को। तो तो इसी के लिए मैं बात कर रहा था, जब हम लोग बात कर रहे थे यूएसटी के ऊपर और उसके कार्य संचालन, उसके ऑपरेशंस के ऊपर। तो मैंने बहुत ही एक सरल तरीके से मैंने आपको समझाया था ये जीटीआई कंपनी क्या है, जो कि जो कि अलग अलग कंपनीज के ऊपर मालिकाना हक रखती हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सहबद्ध हैं, ताकि वो डिजाइन कर सके, परीक्षण कर सके और कार्यान्वयन कर सकें उस प्रौद्योगिकी को, जो बाजार में उतरेगी, और उसको बेच सकें। क्योंकि जो मार्केटिंग कार्यालय हैं वो बहुत जगहों पर स्थापित किए जा चुके हैं। देखिए, मैं पूरी की पूरी बैठक इसके ऊपर मैंने की है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ज्यादा बात हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर नहीं करेंगे। तो आइए एक बार बिल्कुल पीछे चलते हैं कि ये जो ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट है, ये किस प्रकार से स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज का वित्त पोषण कैसे कर सकती है। तो आइए थोड़ा सा शुरुआत में चलते हैं कि 2014 के अंदर, और 2014 से लेकर 2020 तक, 3 क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स जो जो थे, जिसने निवेश क्राउड फंडिंग मॉडल का इस्तेमाल किया, वो कौन कौन से थे। प्लेटफॉर्म नंबर 1, जो कि हमारा प्लेटफॉर्म था, जहां पे सब चीजें शुरू हुई, जिसके ऊपर हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। और ये जो बैठक जो है वो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रही है, जो कि RSW सिस्टम्स है। और दिसंबर 2013 में, और और जनवरी 2014 में सक्रिय रूप से ये कार्य संचालन शुरू हुआ। और हम लोगों ने 10 साल जो थे वो अपने प्लेटफॉर्म के जो है 10वीं वर्षगांठ भी मंगाई बनाई। तो अब जो है 11 साल हम लोग जो है सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। तो पहला प्लेटफॉर्म RSW सिस्टम्स, और फिर सितंबर 2014 में, माफ कीजिएगा, एक कंपनी
जिसका निर्माण किया गया। और ये किसने निर्माण किया था, जो कि स्काईवे के साथ जुड़े नहीं हुए थे, और इसीलिए जो ब्रांड जो था वो इसी प्रकार से बोला जा रहा था। तो ये एक व्यक्तिगत व्यक्ति थे जिनका नाम था एंड्रे हवरातव। उन्होंने एक अलग कंपनी बनाई जिसका नाम था RSW इन्वेस्टमेंट ग्लोबल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और इसके जो मार्केटिंग ब्रांड था उसका स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप के नाम से था, जिसको स्विग भी कहा जाता था। और और अक्टूबर 2014 से, और जो मुझे लगता है कि 1 या 2 महीने इधर उधर कर सकते हैं, जहां पर इसको स्थापित किया गया था, मेरे ख्याल से अक्टूबर 2014 का समय ही था, या सितंबर के अंत में या अक्टूबर के शुरू में, जो अनुबंध एक पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी द्वारा किए गए थे और स्विक के बीच में ये अनुबंध जो था वो साक्षर हुआ था। तो कोई कह रहा है अक्टूबर, जी हाँ बिल्कुल अक्टूबर। तो उसके बाद एक तीसरा प्लेटफॉर्म बनाया गया, जो कि जिसका नाम था स्काईवे कैपिटल था। और इसको आज पुनः रीब्रांडिंग करने के बाद, पुनः ब्रांडिंग करने के बाद स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। तो तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं स्विग की, विशेष तौर पर। तो, तो जीटीआई के साथ स्विग का जो सहयोग था वो कैसा था, तो किस प्रकार से जो जो स्विग के जो क्लाइंट थे वो किस प्रकार से जीटीआई के अंदर जो है वो निवेश कर सकते थे, और जो रजिस्ट्री में उनका नाम कैसे जाता था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2020 से पहले ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है, चलिए एक बार इसको छोड़ते हैं, हम लोग शुरू से शुरू करते हैं कि स्विग ने किस प्रकार से कार्य किया था, क्योंकि क्योंकि मैंने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया है तो मुझे थोड़ा सा पता है। तो मुझे मालूम है कि किस प्रकार से वो प्रक्रियाएं कार्य करती थी। और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी है, तो पर एक बार फिर से इसको याद करते हैं। तो स्काई वे जो ग्रुप कंपनी थी, जो जो स्विग कंपनी थी, वो प्रशिक्षण पैकेजेस देती थी, जिसको वित्तीय शिक्षा के लिए जो था वो वहां पर जो है वो एजुकेशनल पैकेजेस दिए जाते थे, शिक्षा पैकेजेस बेचे जाते थे। और एक बोनस के रूप में उनको प्री आईपीओ शेयर्स प्राप्त होते थे। या बेहतर तरीके से कहें कि यहाँ पर जो जो क्राउड फंडिंग, वो जो प्लेटफॉर्म था, जो कंपनी था, उनका ये जो स्विग का जो प्रबंधन था, उनका एक दायित्व था कि वो एक प्रमाण पत्र जो थे वो देते थे। और जो प्रमुख थे उस प्लेटफॉर्म के, वो उनका दायित्व था कि वो डेटा, क्लाइंट का नाम और रजिस्ट्री जो थी वो शेयर होल्डर्स की, उसको हस्तांतरित करें, जिन लोगों ने ईआईपी शेयर्स खरीदे थे, जो कि एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पैकेज थी, शिक्षा पैकेजेस जो थे। और कंपनी जो थी उसका ये दायित्व था कि वो नाम जो थे वो हम लोग वो जीटीआई शेयर होल्डर्स की तक वो अपने क्लाइंट्स के नाम प्रदान करें। और ये हर महीने हो रहा था। जैसे कि अ, ये कभी कभी महीने के अंदर होता था, कभी तिमाही में होता था। और जो ये जीटीआई कंपनी थी, वो स्काईवे ग्रुप इन्वेस्ट ग्रुप के ऊपर कुछ शेयर्स जो थे वो हस्तांतरित करती थी, जब पैसा स्विग से आ जाता था। तो तो इस प्रकार का जो ये एक परस्पर जो समझौता था वो चल रहा था, और इस प्रकार अकाउंट्स की सेटलमेंट भी होती थी। और जब जीटीआई के पास भुगतान होता था स्विग के द्वारा, और साथ ही साथ सूची आती थी क्लाइंट्स की, तो वो जीटीआई कंपनी को दी जाती थी। और उसके ऊपर और उस समझौते के तहत जो स्विग के जो क्लाइंट्स थे उनका जो नाम था वो रजिस्ट्री के अंदर जोड़ा जाता था, जो कि जीटीआई की रजिस्ट्री थी, शेयर होल्डर्स की रजिस्ट्री थी। तो इस प्रकार ये कार्य कर रहा था। जो स्विग के जो क्लाइंट्स थे, उनको पहले जो जो दायित्व था वो जीटीआई कंपनी द्वारा नहीं प्राप्त होता था। उनको जो दायित्व था वो स्काईवे के प्रमुख से, डॉक्टर यूनिस्की से नहीं प्राप्त होता था। सबसे पहले क्या होता था, एक स्विग का जो उनको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता था, जो कि प्लेटफॉर्म के प्रमुख से, एंड्रे हवरातो द्वारा
एक हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त होता था। वो इस प्रमाण पत्र, इस सर्टिफिकेट्स को जारी करते थे। और उसी के बाद जो स्विक कंपनी थी, वो वो जीटीआई को भुगतान करती थी प्री आईपीओ शेयर्स की। और वो सूची जो थी, वो उन क्लाइंट्स की जो सूची थी, वो जीटीआई को दी जाती थी। और जितना पैसा भुगतान के रूप में प्राप्त होता था, उसी के अनुसार जो सूची थी, उसको जो था वो जीटीआई शेयर होल्डर्स की सूची के अंदर जोड़ा जाता था। तो अब ये बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। और यही चीजें चल रही थी, यही प्रक्रिया चल रही थी। और ये 2019 के अंत तक चलती रही। लेकिन 2019 के अंत में जो स्विक की जो जो प्रबंधन समिति थी, जो जो मैनेजमेंट थी, खास करके जो कि प्रमुख थे, उन्होंने ये निश्चय किया कि वो जो डेटा है, जो उनके क्लाइंट्स का जो डेटा है, वो जीटीआई को वो नहीं देंगे। तो उस प्रकार जो हस्तांतरण था वो नहीं हो पा रहा था। और इसीलिए जो जो समझौता था वो पूरा नहीं हो रहा था। और जीटीआई कंपनी ने जो है इसके ऊपर आपत्ति उठाई। और कंपनी ने सभी क्लाइंट्स को जो है उसके बारे में चेतावनी दी। और ये जो खबर थी, मैंने पिछली बैठक में आपको दिखाई भी थी, ये जो चेतावनी हम लोगों ने जारी की थी। क्योंकि कुछ टिप्पणी के अंदर एक पार्टनर ने हमें ये लिखा है कि अगर आपने हम लोगों को चेतावनी दी होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने देखा हुआ। देखिए, हमें बताइए कि हम कैसे कर सकते थे, हम किस प्रकार से आपको जो है वो जानकारी प्रदान कर सकते थे। हम लोगों ने केवल उसके बारे में खबर प्रदान की, उसके बारे में खबर छापी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मैंने जो है अपनी बैठकों के दौरान भी मैंने ये बताया, जब मैं प्रमुख बना आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स का। और मैंने मैंने ऑनलाइन बैठकें की, उस समय भी मैंने बैठकें की। और मैंने लोगों को ये बताया कि बहुत बहुत विस्तार से मैंने लोगों को बताया था। और अगर आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने ईमेल भी भेजे थी, और शायद आप लोगों को वो ईमेल प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि जो ईमेल जो सर्वर्स हैं, वो जैसे जिस प्रकार से कार्य करने चाहिए हैं, वो प्राप्त वो नहीं होते। नोटिफिकेशन कभी नहीं मिलती हैं, या उनको प्राप्त नहीं किया जाता है। तो सर ये कह रहे हैं कि सर ये कह रहे हैं कि आपको पत्र व्यवहार करना चाहिए था। और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये बात मैं आपको बताना चाहता था कि जो समय सीमा थी उसके बारे में बताना चाह रहा था। और मैंने आपको ये भी बताया कि जीटीआई के जो प्रबंधन है और जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनी है, उन्होंने सारा कार्य किए। उन्होंने अपने दायित्व को पूर्ण रूप से निभाया है। और यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है, जो यहाँ पर जो टाइमलाइन है, वो हम लोग यहाँ पर उसको स्थापित करना चाहते हैं। कंपनी के बीच में क्या हुआ, और उस समय सीमा के अंदर, उस टाइमलाइन के अंदर किसके पास क्या दायित्व था, किस कंपनी के पास क्या दायित्व था। तो मैं आपको बता रहा था कि जो सामूहिक कंपनी स्विग थी, जो कि उस समय जिसको स्विग बोला जा रहा था, क्योंकि 2019 में उन्होंने फिर से अपने आप को पुनः ब्रांडेड किया। और उनको 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 बोला गया था न्यू, वो जो कि NEEW के नाम से जाना चाहता था। तो चलिए उस खबर के ऊपर वापस चलते हैं जिसके बारे में मैंने बात की थी। और एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा वो कारण कि क्यों, कि जो समझौता था उसको निलंबित क्यों किया गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो मैं ऊपर जो जो भूमिका है वो नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर जो इसका विषय है वो ये है कि न्यू ने कुछ चीजें ऐसी रखी हैं जिसकी वजह से हमारे नाम को ठेस पहुंच सकती है। और इस तो हम लोगों ने यहाँ पर लोगों को बताया कि जो न्यू कॉरपोरेशन है उसके साथ काम करना या समझौता जो है वो खारिज कर दिया गया है। और वो क्यों किया गया है, तो शुरू से शुरू करते हैं। हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि जो स्काईवे कंपनी है, उन्होंने जो सहयोग है न्यू के साथ का जो सहयोग करना बंद कर दिया है, जिसको RSW इन्वेस्टमेंट ग्रुप भी LTD के नाम से जाना जाता था, जिसको स्काईवे
इन्वेस्टमेंट ग्रुप, जिसको स्विग भी कहा जाता था, और साथ ही साथ उसके साथ जितनी भी कानूनी इकाइयां हैं, उन सभी को हम लोगों ने निलंबित कर दिया है। और वो क्यों? और वो सारी के सारी जो भी कंपनियों का, कानूनी कंपनियों का नाम था, वो हमने यहाँ पर बताया है, क्योंकि स्विग और न्यू जो थे उनके पास बहुत सारी कानूनी इकाइयां थी। और इसीलिए कि किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी ना रह जाए जीटीआई और न्यू के बीच में, तो इसीलिए जो समझौता था वो स्विग और उसके साथ जितनी भी सहबद्ध कंपनियां थी उसके साथ खारिज कर दिया गया था वो समझौता। तो ये स्काईवे द्वारा ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि जो 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 न्यू के जो प्रबंधन था, उनकी कुछ मांग थी, और वो चाहते थे कि सहयोग को बढ़ाया जाए। जो प्रस्तावित बदलाव थे समझौते को लेकर, वो इस चीज से जुड़े हुए थे कि स्विग जो है वो प्री आईपीओ शेयर्स को अब कन्वर्ट नहीं करेगा, वो स्काईवे होल्डिंग सिस्टम में कन्वर्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर जो स्विग के जितने भी पार्टनर्स थे, वो वो जो है उनको प्री आईपीओ शेयर, जो क्लाइंट्स थे उनको प्री आईपीओ जो शेयर थे वो उनको प्राप्त होंगे, और शेयर होल्डर की रजिस्ट्री में उनका नाम होगा। और अगर जब ये हस्तांतरण अगर नहीं होगा, तो स्विग जो है वो रजिस्ट्री के अंदर क्लाइंट्स के नाम नहीं देगा। और इसीलिए जो और इसीलिए जो पेरेंट कंपनी के ऊपर कोई दायित्व नहीं होगा, केवल स्विग कंपनी के पास उसका दायित्व होगा। और स्काईवे के पास कोई भी जानकारी जो है वो स्विग के क्लाइंट्स के नाम की नहीं होगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब क्लाइंट्स ने स्विग से पैकेजेस खरीदे, तो उनके जो है शेयर होल्डर एक्सट्रैक्ट रजिस्ट्री में से उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। उनको क्या प्राप्त हुआ? केवल और केवल एक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, एक सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, कि स्विग जो है वो रजिस्ट्री के अंदर जो है उनके जो नाम है वो जीटीआई को वो नाम देगी, ताकि उनके नाम रजिस्ट्री के अंदर आ जाए। लेकिन वो अब नहीं हो रहा था, और इसीलिए जो जीटीआई है वो इस बात से सहमत नहीं थी। देखिए, अगर आपका नाम केवल और केवल रजिस्ट्री के अंदर आता है, तभी आपके पास कोई कानूनी प्रमाण होगा कि आप जो है वो सह मालिक हैं उस कंपनी के। तो और ये जो था, ये एक ऐसा विषय था जो बहुत महत्वपूर्ण था, और इसीलिए समझौते को निलंबित कर दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल काले अक्षरों में लिखा हुआ है 20 फरवरी 2020 के अंदर, और इसके ऊपर हम लोगों ने खबर भी छापी थी। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या ये जो बिंदु मैं बताने जा रहा हूं, क्या वो बिल्कुल स्पष्ट है आपको? या जिस बिंदु के बारे में हम लोगों ने जो अभी बात की, क्या वो बिल्कुल स्पष्ट है आपको? तो ओल्गा कह रही है कि ये बिल्कुल स्पष्ट, कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है, ओल्गा पूछ रही हैं। तो क्या आपको स्पष्ट नहीं है ओल्गा, मुझे बताइए। तो मुझे बताइए कि आपको क्या तो समझ में नहीं आया। तो चलिए इसको एक एक करके, इसको इसको थोड़ा सा भागों में बांट कर समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले कि हम लोग अगले चरण के ऊपर जाएं, यहां तक समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ओल्गा कह रहे हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्विग जो है वो 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 हमारे लिए कानूनी रूप से क्यों नहीं करना चाहती थी। देखिए दोस्तों, जो स्विग है, जब ये न्यू बनी, जब ये न्यू के नाम से जाना शुरू हो गया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बड़ा निवेश पैकेज, एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाया उन्होंने। और उन्होंने जब न्यू प्लेटफॉर्म बनाया, तो चलिए मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं। तो बिल्कुल मूल बातों से बात करते हैं, एक बार शुरुआत से शुरू करते हैं। जब कंपनी स्विग थी वो न्यू बनी, उससे पहले स्विग जो थी वो वो जीटीआई होल्डिंग कंपनी के साथ कार्य कर रही थी। और ये इसी प्रकार था 2019 तक। तो जब 2019 के अंदर जब न्यू प्लेटफॉर्म का शुभारंभ हुआ, वो मुझे लगता है कि फरवरी 2019 की बात है, और एनईईडब्ल्यू जब शुरू हुआ,
और लेनी कह रही हैं कि सब कुछ स्पष्ट है, तो आगे चलते हैं। देखिए, आपके लिए भी स्पष्ट है, मेरे लिए भी स्पष्ट है, बहुत बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये स्पष्ट नहीं है। और इस बैठक के बाद भी वो स्पष्ट नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको एक एक करके चीजों को बता रहा हूं। मैं आपसे माफी चाहूंगा यदि आपको दिलचस्पी ये आपको बहुत दिलचस्पी नहीं आ रही है। देखिए, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे जो है वो झूठे नाम लगाए जा रहे हैं, और उसके बाद डॉक्टर यूनिस्की जो है उनके ऊपर भी बात जाएगी। और उनको जब ऐसा बोला जाएगा तो मैं जो प्रमुख हूं इस प्लेटफॉर्म का, मैं वो नहीं होने देना चाहता। तो इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म का प्रमुख हूं, मैं इसीलिए यहाँ पर जो है अच्छे से समझाना चाहता हूं। काला काला, सफेद सफेद हो जाएगा। और एक बार अगर मैं स्पष्ट कर दूं, तो देखिए, अगर आपको उसके बाद भी स्पष्ट नहीं होता है तो वो फिर आपकी दिक्कत होगी। तो अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है तो शुभकामनाएं मेरी, कि वाकई में बहुत अच्छी बात है। आप एक जिम्मेदार निवेशक हैं, और अपने जो एक स्मार्ट निवेशक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को जो है उनका उनका जो है आप कार्य उसका कार्यान्वयन करते हैं। तो फिर उनको याद आया कि उन्होंने कुछ छोड़ दिया है, कुछ मिस कर दिया है। तो लियोने ने कहा है कि 5 साल तक हमें नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है, तो आप थोड़ा धैर्य रखें। तो लियोनेट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो यहाँ पर ओल्गा जो है वो इस चीज का समर्थन कर रही है, और उनको स्पष्ट नहीं है, और हजारों लोगों को ये स्पष्ट नहीं होगा। तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं। तो जब जब नया न्यू कंपनी आई, तो जो जो प्रबंधन समूह था न्यू का, जो मैनेजमेंट थी न्यू की, जो कि एंड्रे हवरातव द्वारा संचालित था। तो स्काईवे के ऊपर उन्होंने ज- तो जो कि जिसको अब यूएसटी टेक्नोलॉजी बोला जाता है। देखिए, जब मैं स्काईवे बोलता हूं तो आप याद रखिएगा कि वो मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वो उस समय वो उसको स्काईवे बोला जाता था, और अब उसको यूएसटी बोला जाता है, जो कि यूनिट्स की स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है। तो उस समय न्यू जो है एक बड़ा पोर्टफोलियो बना रहा था, उसका निर्माण कर रहा था। और उसके अंदर क्रिप्टो यूनिट टोकन्स की का भी समर्थन था। और इसीलिए बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी संरचना और बहुत सारी परियोजनाओं के ऊपर निवेश किया गया। तो एक एक बहुत ही अलग निवेश पैकेज जो है, जिसके अंदर जो है एक आवंटित संख्या जो शेयर्स की थी जीटीआई से, और उसके बाद न्यू ने मैं सही तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो जब न्यू था, जो न्यू जो कंपनी थी, उन्होंने निश्चय किया कि जो अपने पार्टनर्स का नाम जो है वो रजिस्ट्री जीटीआई की रजिस्ट्री में वो नाम नहीं देंगे। वो इसलिए क्योंकि तब तक जो प्री आईपीओ शेयर्स थे वो व्यक्ति विशेष के पास नहीं थे, बल्कि वो ग्लोबल पोर्टफोलियो के पास थे। तो 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 उस समय जो लोग थे, वो लोग जो थे, वो पैकेज, उनका नाम जो था वो नहीं जा रहा था, बल्कि ग्लोबल पोर्टफोलियो की तरफ से जो निवेश किया जा रहा था। मैं यहाँ पर इसको रेखांकित करना चाहूंगा कि स्काईवे ग्रुप ऑफ कंपनीज जो परिवर्तन प्रक्रिया थी, वो जो था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्थिति थी। क्योंकि जब तक व्यक्ति का नाम रजिस्ट्री के अंदर नहीं आएगा, तभी उनके पास जो है वो एक सबूत होगा, एक प्रमाण होगा कि वो उन्होंने इस कंपनी के अंदर निवेश किया है। और ये हम लोगों को जो मंजूर नहीं था, क्योंकि इसके अंदर जोखिम बहुत ज्यादा था। और इसी की वजह से मैं आपको बात कर रहा हूं कि जो स्काईवे जो थी वो सभी अपने पार्टनर्स को, अपने क्लाइंट्स को, न्यू को ये सूचित करना चाहते हैं कि सभी क्लाइंट्स और जो स्विग ग्रुप के पार्टनर्स हैं जिनको प्री आईपीओ शेयर्स प्राप्त हुए हैं फरवरी 2020 से पहले, जो कि ये वो तिथि थी जहां पर जो है आखिरी हम लोगों ने जो कन्वर्जन को पूरा किया था। और अगर आपकी जो जो
खरीद अगर 3 फरवरी 2020 से पहले है तो उनका नाम जो है वो रजिस्ट्री के अंदर होगा, और उनको वो प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ होगा। और वो इस चीज को ये भी बताना चाहते हैं कि जो न्यू के जो कंज्यूमर्स थे, उनकी आंतरिक निवेश गतिविधियों की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने एक वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो, जिसको CRU का नाम दिया है, क्रिप्टो यूनिट का नाम दिया है, और उन्होंने एक एक प्री आईपीओ शेयर्स के पैकेज को जो है वो फिक्स कर दिया है। और ये जो पैकेज है, ये जो है ये व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जा सकता है। तो ये जो पैकेज है, ये पैकेज जो है ये न्यू का हिस्सा है, जैसे कि दूसरे दूसरे संपत्तियां हैं। तो अगर आप क्लाइंट होते न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी कम्युनिटी के, वो आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाते थे कि किस प्रकार की कंपनी थी, उसकी क्या क्या परियोजनाएं हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके अंदर जीटीआई प्री आईपीओ शेयर्स भी मौजूद थे, और स्काईवे ग्रुप ऑफ कंपनीज। और मैं यहाँ पर जो है मैं बात कर रहा हूँ जो एक टिप्पणी हमारे पार्टनर ने जो की है, तो उसी के ऊपर मैं अपनी टिप्पणी करना जा रहा हूँ। एक क्षण दीजिए मुझे। और सर्गेई ने लिखा है कि वो जो है वो आपको जो है वो पत्र व्यवहार भी किया जा सकता था, डाक से भेजा जा सकता था, वो हमने किया, ताकि जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के जो निवेशक हैं वो खुश रहें, और वो जो है उनको उनको जो है वो पीछे ना छूट जाएं। और इसलिए ये चीजें की गई। तो जो स्काईवे जो है वो वो न्यू के साथ जो है वो बीच रास्ते में मिलना चाहते हैं, और वो परिवर्तन करना चाहेंगे रजिस्ट्री के अंदर, जो कुछ कारणों की वजह से उन्होंने नहीं किया। वो आपके लिए वो 15 मार्च इस साल के लिए होगा, जिसका मतलब है 2015, यदि न्यू जो है अगर ऐसे परिवर्तन को मान्यता देता है। तो एक मौका जो था वो आपको दिया गया 15 मार्च से पहले पहले, पर मैं सुनिश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि जो ये अवसर था, अगर लोगों ने अभी तक प्री आईपीओ शेयर्स को बदला नहीं था, और अगर वो अगर अपना प्री आईपीओ शेयर्स देखना चाहते थे, और उनका नाम अगर जीटीआई की रजिस्ट्री के अंदर था, तो लोग जो थे वो पूरी प्रक्रिया को जो है वो उसका अनुसरण करते थे, और उनके जो केसेस थे वो व्यक्तिगत रूप से देखा गया, उनके हर एक केस को व्यक्तिगत रूप से देखा गया। और फिर उसके बाद एक अलग इवेंट हुआ। अगर आपको याद हो, जो वेबसाइट थी न्यू की, लोगों के पास जो थे अलग अलग बैक बैक ऑफिसेस थे, और उसके अंदर एक बैक ऑफिस था जो कि जीटीआई के साथ जुड़ा हुआ था, जिसका नाम था टीएनजी। उस टैब के ऊपर टीएनजी लिखा होता था, और मुझे नहीं पता वो क्यों, और जीटीआई मैनेजमेंट को भी नहीं पता कि स्विग कंपनी ने वो उस टैब के माध्यम से, टीएनजी के माध्यम से, वो क्यों जो वो प्री आईपीओ शेयर्स बिक्री कर रही थी लोगों के लिए। तो लोग जो थे, उनका जो नाम था वो रजिस्ट्री के अंदर था, और वो सहमालिक बन रहे थे सिंह ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के। परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो जो लोग टीएनजी 2021 में जिन्होंने निवेश किया, 2022 2023 में निवेश किया, उन्हें केवल और केवल एक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जो कि स्विग द्वारा जारी किया गया था, जो कि उनके सीईओ के द्वारा जो जारी किया गया था। और उनका सर्टिफिकेट किस प्रकार बोलता था कि जो स्विक का जो मैनेजमेंट है, उसका ये दायित्व है कि वो जो है वो कंपनी के नाम के जो शेयर हैं, वो जो है वो नाम को आगे तभी देगी जब कंपनी जो है वो सूचीबद्ध होगी, और उसका जो है वो पूंजीकरण होगा। तो यही चीज
ऐसे जो अ, तो ऐसे क्लाइंट्स को जो ये प्रमाण पत्र प्राप्त हुए थे, तो उनका नाम जो था वो जीटीआई की रजिस्ट्री के अंदर नहीं गया। और ये जैसे लिखा है कि यदि आप अगर हम लोग जो अगर हम परिवर्तन की मन को मना करते हैं, तो जो क्लाइंट्स का नाम जो है वो जीटीआई रजिस्ट्री के अंदर नहीं जाएगा, और यही हुआ। तो इसीलिए तो जो स्विक के जो क्लाइंट्स थे जिन्होंने मार्च 2020 के बाद खरीदारी की, फरवरी 2020 के बाद खरीदारी की, उनको केवल जो है वो न्यू कंपनी का दायित्व उनको प्राप्त हुआ एक प्रमाण पत्र के रूप में, परंतु जीटीआई से उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो अब प्रश्न ये है, क्या कोई क्या कारण हो सकते हैं, या कोई भी जो यहाँ पर जीटीआई से कोई भी गैर कानूनी गतिविधियां हो रही हों, या क्या डॉक्टर यूनिस्की ने किसी भी आपके वायदे को तोड़ा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2020 से पहले एक ही प्रक्रिया थी, और वहां पर जो है 2020 के बाद वो प्रक्रिया रुक गई, और यही हुआ। और उसके बाद 2020 के बाद जो कुछ भी हुआ, वो जो था वो वो जो था अ, वो जो था अधिकृत था न्यू के अंतर्गत, और आज उनकी वेबसाइट जो है वो चल नहीं रही है। लेकिन कुछ लोगों ने जो है वो अपने जो है वो शेयर्स लिए, लेकिन वो उसको परिवर्तित नहीं कर पाए। लेकिन जब आप इसका समाधान भी है, मैं फिर कह रहा हूं इसका समाधान है, यदि आपने आरएसडब्ल्यू के अंदर वही ईमेल का इस्तेमाल किया है, वही ईमेल का इस्तेमाल किया है जब आपने आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर उसी लॉगिन किया, उसी ईमेल का इस्तेमाल किया है लॉगिन करने के लिए, और उन्होंने 15 मार्च 2020 से पहले जो है वो कन्वर्जन कर लिया है, तो लोगों को अपना नाम उस रजिस्ट्री में दिखाई देगा, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा वो हस्तांतरण किया जा चुका है, और लोगों ने इसकी पुष्टि भी की है। तो एक पार्टनर जो पिछली बैठक में, उन्होंने कहा कि मुझे अपना नाम दिखाई दे रहा है और मैंने परिवर्तन किया था। और जो लोग अपना नाम नहीं देख पा रहे हैं, तो उनका जो प्रश्न जो है वो न्यू के प्रबंधन से वो प्रश्न पूछना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज बहरहाल स्थिति है। तो यहाँ पर 8 मुझे संदेश दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ओल्गा, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आपने कहा कि हम लोगों को यहाँ पर किसी को भी जो है, हमें किसी के ऊपर भी नाम नहीं लगाना चाहिए। और मैनेजमेंट दोनों कंपनियों की थी, क्योंकि वो इससे सहमत नहीं थी प्रक्रियाओं से। और दूसरा, जो आप कह रही हैं कि हवरातव अभी उपलब्ध नहीं है, देखिए इस समय ये प्रक्रियाओं की बात नहीं हो रही। जो कंपनियां हैं, उन्होंने इस चीज को माना कि वो पिछले जो जो और जो जो नई जो जो नीतियां या जो शर्तें आ रही हैं उसके ऊपर वो काम नहीं करना चाहते हैं। और व्यक्तिगत तौर पे मैं इसके साथ था, और मुझे एंड्रे अवरातव की स्थिति का भी पता था, और मैंने इसीलिए उनके जो निर्णय थे उनके उनके ऊपर मैं सहमत नहीं था। पर उनकी उनकी खुद की स्वयं की दूरदर्शिता थी। तो इसीलिए यहाँ पर जो आप बोल रही हैं, उसके दृष्टिकोण की की जगह आप तथ्यों को देखें, तो वो इसीलिए जो है वो सहमत नहीं हुए, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट्स की बात नहीं हो रही थी। देखिए चीज ये थी कि जो सीईओ थे, जो न्यू के जो सीईओ थे, उन्होंने निर्णय किया कि वो अपना एक रास्ता उठा लेना चाहेंगे, और वो उसको ग्लोबल पोर्टफोलियो का नाम देना चाहेंगे, वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का नाम देना चाह रहे थे। तो मैं यहाँ पर एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न पर जाता हूँ। ओल्गा कह रही है कि उन्होंने अपना निवेश पोर्टफोलियो बनाया, और उन्होंने एक कंपनी के अंदर निवेश किया, दूसरी तीसरे परियोजना में निवेश किया, और 2019 में
उन्होंने निवेश किया कुछ पैसा जीटीआई कंपनी के अंदर भी, यूएसटी के अंदर। तो उन्होंने अपने कानूनी इकाई के रूप में उसको निवेश किया। और दोनों कंपनियों ने, जीटीआई और हमने, दोनों ने इसके ऊपर एक जो खबर थी वो प्रकाशित की थी। परंतु उसके बाद जो शर्त ये थी कि जो क्लाइंट्स का नाम है वो रजिस्ट्री के अंदर नहीं जाएगा। तो जब स्विग के क्लाइंट्स जो पैकेज खरीद रहे थे समुदाय से, उन्होंने इस चीज के ऊपर अपनी हामी भरी कि उनका नाम जो है वो रजिस्ट्री में नहीं जाएगा। और उनको एक जो है एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा हवरातव द्वारा। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, तो अब आप अपना प्रश्न जो है वो किसको आप संबोधित करेंगे? आप कह रहे हैं कि मेरे, ओल्गा आप कह रहे हैं कि मेरे तो प्री आईपीओ शेयर्स जो हैं वो हस्तांतरित हो चुके हैं, तो आपने कब ऐसा किया? ओल्गा आप कह रहे हैं कि आपके प्री आईपीओ शेयर्स जो हैं वो हो चुके हैं, हस्तांतरित हो चुके हैं और आप उन्हें देख पा रहे हैं, परंतु आपने आखिरी खरीदारी कब की थी? न्यू की वेबसाइट के ऊपर, NEEW की जो वेबसाइट थी उसके ऊपर आपने आखिरी कब खरीदारी की थी? तो आप कह रहे हैं कि देखिए, आपको आपको याद नहीं है तो आप अपने बैक ऑफिस में जाइए और उस प्रमाण पत्र की तिथि को देखिए तो आपको ये पता चल जाएगा। तो एक और टिप्पणी मैं यहाँ पर लेता हूँ जो चैट से है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि न्यू और स्काईवे के बीच में क्या संबंध है? जो सारे प्री आईपीओ शेयर्स हैं वो टीएनजी के बैक ऑफिस में थे 2014 में। और अब हम लोग जो हैं, जो कि एक मुझे लगता है कि अब कुछ ना कुछ चीजें जो है वो भंग हो चुकी हैं। देखिए, मैं आपकी आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए, न्यू जो है एक अलग कंपनी है, टीएनजी एक अलग संरचना है, स्काईवे ग्रुप कंपनी एक अलग है। न्यू जो है वो स्विग है, उसका पुनः ब्रांड किया गया। पहले उसको स्विग बोला जाता था, फिर उसको जो है वो न्यू बोला जाना शुरू कर दिया। स्विग के अंदर एक टैब था बैक ऑफिस में जिसका नाम था टीएनजी, और उसको उन्होंने रखा था। और जब उन्होंने न्यू बना लिया उसके बावजूद भी वो टैब था, तो जो स्विग के जो क्लाइंट्स थे, जो टीएनजी के अनुभाग में जाकर उस टैब में जाकर जो है वो खरीदारी कर सकते थे। और 2020 से पहले सारी चीजें काम कर रही थी। और उनका जो जो नाम था वो, और और उसके बाद जो प्रबंधन था, उन्होंने जो है वो निश्चय किया कि वो नाम जो है वो नहीं मिलेंगे। तो ओल्गा, शायद आप मुझे शायद सुन नहीं रही हैं, या आप मुझे ठीक से नहीं सुन पा रही हैं। तो आप ये कह रही हैं कि अगर समझौता खारिज कर दिया गया था तो न्यू ने प्री आईपीओ शेयर्स जो थे वो टीएनजी टैब से नहीं जो है वो बेच रहे थे। नहीं, आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। जी हाँ, नहीं, वो प्री आईपीओ शेयर्स बेच रहे थे टीएनजी के टैब से, जो कि उनका बैक ऑफिस का टैब था, 2021 में भी, 2022 में भी। और वो जो है वो बिना किसी अधिकरण के या गैर कानूनी रूप से कर रहे थे। और उन्होंने अपने क्लाइंट्स को ये नहीं बताया होगा कि वो जो है वो पोर्टफोलियो में शेयर्स जो हैं वो खरीद रहे हैं, और वो सीधे जीटीआई में नहीं, जीटीआई में वो निवेश नहीं कर रहे हैं। तो 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 मैं यहाँ पर ओल्गा कुछ और टिप्पणियां भी लेना चाहूंगा। कुछ मैं अपने और दोस्तों की टिप्पणियां भी देख रहा हूं, मुझे एक क्षण दीजिए। लिन ने एक टिप्पणी दी है, और मुझे उम्मीद है कि मैंने उनका नाम सही उच्चारित किया है। आप कह रहे हैं कि आपका नाम जो था वो
वो RSW वेबसाइट के अंदर है, और हमें वो दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमने जैसे बताया हमने वैसे ही किया। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, अगर आप खबरों का अनुसरण कर रहे थे, आप अपने जो एसेट्स हैं उनका आप अनुसरण कर रहे हैं, और मूल्य के ऊपर आप जो है वो ध्यान कर रहे हैं, तो आप सारी की सारी चीजें जो है वो सही तरीके से कर रहे हैं। और यदि आपने कुछ चीजों को जो है छोड़ दिया है, तो हम लोगों ने आपको पूरी कोशिश से जो है वो मैंने आपको, या हम लोगों ने आपको जो है वो चेतावनी दी थी। तो यहाँ पर हीरो जो है वो एक अपनी टिप्पणी दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अब जो है वो रूसी तलाक हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि देखिए, मैं 2016 से निवेशक हूँ और न्यू को कोई नहीं जानता था। न्यू जो था वो भवरातव ने द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पर कुछ मिश्रित सा हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। यही तो मैंने आपको बताया है कि मैं बिल्कुल समय के अनुसार समय सीमा में आपको देता जा रहा हूँ, एक समय रेखा के अनुरूप आपको बता रहा हूँ कि पहले स्विग हुआ, स्काई, फिर स्काई वे हुआ। जब स्विग था, सब कुछ सारी चीजें बिल्कुल सही चीजें काम कर रही थी, उनके दायित्व जो थे वो बिल्कुल सही चल रहे थे, वो अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे थे। और फंड रेजिंग जो थी वो तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हो रही थी। और ये तब तक हुआ जब तक जो कि हमारे सीईओ थे, जो हवरातव जी थे, उन्होंने ये निर्णय नहीं लिया था कि वो अपना स्वयं का पोर्टफोलियो नहीं बना लेते हैं, वैश्विक पोर्टफोलियो नहीं बना लेते। तब तक पोर्टफोलियो नहीं बना था, तब तक सारी चीजें बिल्कुल सुचारू रूप से कार्य कर रही थी। और फिर उसके बाद चीजें हुई जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आप अपने रास्ता, आप जो है वो वो आप निर्धारित कर सकते हैं और उस पर चल सकते हैं, ये आपका हक है। परंतु मुझे लगता है कि आपकी अपनी जो पुरानी जो जिम्मेदारियां हैं, उनको आप छोड़ नहीं सकते हैं, उन क्लाइंट्स को नहीं छोड़ सकते हैं जो कि स्काईवे की तरफ आए, क्योंकि उस समय जो लोग थे वो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि वो प्रौद्योगिकी के अंदर निवेश कर रहे थे, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसलिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये सारी की सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको आप अच्छे से समझें। मुझे एक क्षण दीजिए, मैं कुछ टिप्पणियों को मैं यहाँ पर उनका अनुवाद कर रहा हूँ। अब मेरे बैक ऑफिस में मुझे अपने पुराने शेयर्स या पहले शेयर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ये डैनियल द्वारा लिखा जा रहा है। देखिए, मुझे नहीं पता कि किस बैक ऑफिस की आप बात कर रहे हैं। क्या आप RSW सिस्टम्स की बात कर रहे हैं? क्या आपने RSW सिस्टम्स द्वारा निवेश किया था, या आपने स्विक के माध्यम से निवेश किया था? और आप RSW सिस्टम्स के बैक ऑफिस में आप नहीं देख पा रहे हैं, आपको ये बताना होगा। ओल्गा लिख रही हैं कि हम लोगों को कानूनी या गैर कानूनी रूप से स्विक काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारा समझौता निलंबित कर दिया गया था, प्री IPO शेयर्स की जो बिक्री थी वो हो रही थी। अगर हम GTI होल्डिंग की बात करते हैं, और उनकी जो ये घोषणा थी कि सारी की सारी चीजें जो अब हैं उनका स्काईवे से कुछ भी लेना देना नहीं होगा, और लोगों का नाम जो है वो रजिस्ट्री में नहीं दिया जाएगा, और ये लिखा गया था, ये बताया गया था। अगर दूसरी पार्टी जो दूसरी कंपनी थी, वो उन्होंने फिर भी बिक्री की लोगों के नामों के बिना, उनकी रजिस्ट्री में उनका नाम नहीं जुड़ रहा है, तो मुझे ये बताइए कि क्या वो कानूनी रूप से वो ठीक था? और देखिए, अगर ये कंपनी कर रही थी तो वो कानूनी था, लेकिन लोगों को बताना चाहिए था कि उनका नाम जो है वो रजिस्ट्री में नहीं आएगा, और कंपनी जो है वो कंपनी के माध्यम से ही वो प्री IPO शेयर्स तक अपना हक जो है हक तक पहुंच बना पाएंगे। और केवल उनके पास थी वो हवरातव द्वारा एक प्रमाण पत्र था, और डॉक्टर यूनिस्की ने कोई दायित्व नहीं दिया था। तो ये फर्क है। तो अगर अगर एक बार घोषणा की गई होती फरवरी 2020 के बाद कि ये समझौता निलंबित कर दिया गया है, और ओल्गा कह रहे हैं कि ये आपका जो है, ये आपका प्रारूप है जो आप बता रहे हैं, ये आपका वर्जन है। देखिए, ये
ये ऐसा ही था। मुझे मालूम है कि हवरातव जो है हमारे साथ नहीं है। एंड्रे के साथ मेरा दोस्त, मैं उनके बहुत अच्छा दोस्त हूँ। और वो जहां पर है, मैं तब भी उनके साथ जो है वो मैं बातचीत उनसे करता हूँ। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि कि ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था कि वो एक अलग रास्ते पर जाना चाहते थे। एक व्यक्तिगत निर्णय था और उनके अपने कारण थे ये लेने के। और जो निर्णय उन्होंने लिए उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। और कोई भी व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है तो उसके जो नतीजे हैं वो आपको जो है वो आपको भुगतने पड़ते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखिए वो जो जो भी आपका निर्णय होता है उसके नतीजे अच्छे होते हैं या नहीं होते, ये नहीं बात कर रहे हैं। एक आपने जो निर्णय लिया और नतीजा निकला कि आपने एक निर्णय लिया कि अगर आपने निर्णय लिया कि अगर मिलकर काम नहीं करना है, मैं जीटीआई और स्विक की बात कर रहा हूं, तो कोई बात नहीं। तो ये एक एक व्यवसायिक निर्णय हो सकता है। जो है लोग काम करते हैं, व्यवसाय एक दूसरे के साथ काम करते हैं, अनुबंध करते हैं और फिर अनुबंध को जो है वो खारिज कर देते हैं कुछ समय के बाद। तो ये चलता रहता है। तो ये जो दायित्व थे, इनके बारे में 2020 में बताया गया था। एक चेतावनी भी दी गई थी कि कंपनी जो है जिसने इस अनुबंध को खारिज किया है, कि कंपनी ने जो है ये अनुबंध खारिज किया है और यदि आप उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश करते रहेंगे तो आपका नाम जो है रजिस्ट्री के अंदर नहीं जाएगा। इसके अंदर तीसरा कोई चीज नहीं है। मेरी कोई भी यहाँ पर बयान नहीं है, रातव का कोई बयान नहीं है। परंतु यही जो है समझौता था कि अगर समझौता खत्म हो गया तो खत्म हो गया। और यदि अगर आपने पुराने प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आपने निर्णय निवेश किया है तो आपका नाम जो है वो वहां पर नहीं जाएगा। ओल्गा कह रही है कि न्यू वेबसाइट के ऊपर उन्होंने ये भी प्रकाशित किया था। तो फिर आप मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? अगर आपको ये पता था कि ये चेतावनी दी गई थी न्यू के अंदर भी, तो आप मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? परंतु ओल्गा, आप ये कह रही हैं कि आप उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं कि उन वो लोग जो उस समय सो रहे थे। ठीक है, ठीक है। परंतु मेरे लिए मुझे लगता था कि मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं जो है जो लोग सो रहे हैं उनको मैं बताऊं। और लेनी कह रहे हैं कि जी हाँ बिल्कुल मुझे याद है। और जो लोग सो रहे थे तो तो उनको सोना नहीं चाहिए था। लेनी कह रहे हैं क्योंकि जब आप वेंचर में निवेश करते हैं तो ये बहुत जोखिम से भरा हुआ होता है और आप उसको कभी नजरअंदाज या उसके ऊपर सो नहीं सकते हैं। विक्टर कह रहे हैं कि जी हाँ मुझे याद है। और सोखादोएव ने अपना जो जो मूल कंपनी से स्विक के अंदर उन्होंने कंपनी में हस्तांतरित किए और उसके बाद फिर से पुनः हस्तांतरण किया। विक्टर देखिए, मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। देखिए, आपने किस प्लेटफॉर्म से निवेश किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जीटीआई रजिस्ट्री से अगर एक्सट्रैक्ट प्राप्त हुआ है तो ये प्रक्रिया बिल्कुल उस समय कार्य कर रही थी, आज भी कार्य कर रही है। और ये सारी की सारी चीजें जो है, अगर आपने स्काईवे कैपिटल के माध्यम से निवेश किया, स्विक के माध्यम से, आरएसडब्ल्यू के माध्यम से आपने निवेश किया 2020 तक, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके बाद ही दिक्कत आई। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर कोई भी हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो है ये तथ्यों को आपको स्वीकृत करना होगा कि 2020 के अंदर जो समझौता था वो बंद हो गया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि जो न्यू समुदाय था वो उन्होंने जो है हम लोगों को नामों की सूची देना बंद कर दिया। और बस इसीलिए ये बंद कर दिया गया। और जो जीटीआई जो दूसरी कंपनी थी उस अनुबंध के अंदर, वो इससे जो है उसके विचार इससे मेल नहीं खाते थे। क्लाइंट्स को चेतावनी दी गई और सभी को इसके बारे में बताया गया कि यदि आप न्यू के माध्यम से निवेश करते रहेंगे तो आपका जो नाम है वो रजिस्ट्री में नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है और आपके प्रश्न यहाँ पर रुक जाने चाहिए। तो आइए एक और टिप्पणी लेते हैं।
एक टिप्पणी है कि स्विंग मेंबर्स के पास बहुत समय दिया गया था, लिन कह रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कोई कह रहे हैं कि मैक्सिम आप बिल्कुल ठीक है। एंड्रे हवरातव, उन्होंने इसके बारे में बताया था कि जो भी निवेश जो न्यू के माध्यम से होगा, न्यू के बैक ऑफिस से होगा, वो जीटीआई से संबंधित नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही हम कह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एंड्रे को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और इसलिए नहीं, क्योंकि मैं ये कहने के लिए कह रहा हूँ। मैं स्विक के जो जो शीर्ष मैनेजमेंट थी, मैं उसका भी हिस्सा था। और वो ओडेसा में ही स्विक का की नींव पड़ी, और एंड्रे अवरातव के साथ मिलकर हमने नींव डाली, और हम लोगों ने जो है यहाँ पर जो पुरस्कार योजना थी वो स्विक की हम लोगों ने डाला। और इससे पहले स्विक बना था, हमारे पास आरएसडब्ल्यू सिस्टम उससे भी पहले था। जुलाई 2014 में हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो जो ओडेसा में हुई थी, और फिर एंड्रे ने निश्चय किया कि डॉक्टर यूनिस्की को, वो जो है एक स्विग एंटिटी से एक डॉक्टर यूनिस्की को ऑफर दिया। और उस प्रक्रिया का जो शुरुआती प्रक्रिया का भी मैं हिस्स जो और एंड्रे उस समय ओडेसा में रहते थे, और जो पहले पहले 3 महीने थे स्विग के, अक्टूबर से वो ओडेसा में शुरू हुआ। और व्यक्तिगत रूप से भी मैं इसके अंदर शामिल था, परंतु मैं केवल प्रौद्योगिकी के लिए आया था, जो डॉक्टर यूनिस्की के लिए और उनके नाम के लिए। और मैं एंड्रे के साथ कार्य कर रहा था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अनुभवी और सक्रिय निवेशक थे, और जो कि नेटवर्क बिजनेस में जो अनुभव था, उनके पास बहुत बड़ा अनुभव था, और उन्होंने बहुत योगदान दिया था। निवेश क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म को उनका बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो थी वो 2019 से पहले हो रही थी, और उसके बाद एंड्रे ने उन्होंने अपना ही एक रास्ता चुना। और और वो बिल्कुल ऐसा कर सकते थे। तो ओल्गा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको भी ये पता है, ये बहुत अच्छी बात है मुझे। एंड्रे और मैं जो थे, वो हम लोग शुरुआत से इसमें जुड़े हुए थे, स्विग और दूसरे कार्य संचालन के अंदर, और 2019 से पहले जब 5वीं सालगिरह मनाई गई थी कंपनी की, तो उस समय मैं शीर्ष प्रबंधन में था, और उसके बाद चीजें बदल सी गई। हमारे दृष्टिकोण मेल नहीं खाए। मेरा ये दृष्टिकोण था कि जिस व्यवसाय को हमने शुरू किया है उसको पूरा करना चाहिए, और मुझे लगता है कि मेरा निर्णय बिल्कुल ठीक था। ये 11 साल हो चुके हैं कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, ये व्यवसाय कर रहा हूँ, और इसी के लिए मैं आया भी था। और मैं बिल्कुल सुनिश्चित हूँ कि जो मेरा निर्णय है वो बिल्कुल सही निर्णय था। परंतु इसी के साथ साथ मैं इस जो हवरातव जी हैं, मैं उनकी पूरी इज्जत करता हूँ, जिन्होंने योगदान दिया, बहुत योगदान दिया, महान योगदान दिया। प्रचार करने में कि किस प्रकार से फंडरेजिंग जो है वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए करनी चाहिए। परंतु उसी के साथ साथ उनका जो वो जो थे, वो अपने निर्णय कि वो अपने पथ पर चलना चाहते हैं, वो बिल्कुल उनका था, और हर किसी का हक बनता है। और मैं यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही ईमानदारी से मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। और मैं वाकई में ये आशा करता हूँ कि एंड्रे जो हैं, बहुत शीघ्र उनके जो जो सारी की सारी जो उनको दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए, उनके व्यवसाय के लिए, वो बहुत जल्दी जो है उसका समाधान निकलेगा। और वो स्पष्टीकरण देंगे कि अब उनके क्या कारण थे कि उन्होंने जो प्री आईपीओ शेयर्स को क्यों परिवर्तित नहीं किया, और उन जो क्लाइंट्स के जो नाम थे वो रजिस्ट्री को क्यों नहीं दिए। तो मैं केवल आपको जो चीजें हैं, जो तटस्थ चीजें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, ज्यों की त्यों चीजों को मैं बता रहा हूं। मैं यहाँ पर ये कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि वो कैसे इस चीजों का समाधान निकालेंगे। उनके अपने निर्णय होंगे, उनके अपने कार्य होंगे। परंतु मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि स्विग
के जो क्लाइंट्स हैं या जो न्यू के जो क्लाइंट्स हैं, अगर उनको कि उनके जो नाम है वो रजिस्ट्री में नहीं जोड़े जाएंगे, क्योंकि उसके लिए कोई भी कानूनी जो पृष्ठभूमि नहीं थी। अगर लोगों को चेतावनी नहीं दी गई होती तो मेरे दृष्टिकोण में ये ठीक बात नहीं थी। और मैं यहाँ पर कोई भी भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, परंतु जी हाँ, कि अगर अगर लोगों को इसके बारे में चेतावनी नहीं दी गई थी, लेकिन जैसे कि ओल्गा ने कहा कि उनको चेतावनी दी गई थी, उनको बताया गया था कि उनका जो नाम है वो रजिस्ट्री में नहीं जाएगा, तो फिर आप इतनी बड़ी बातें क्यों लिख रहे हैं कि हम लोग एक ही कंपनी का हिस्सा हैं और हम लोग का दायित्व जो है वही है। अगर आपको ये चेतावनी दी गई थी तो ये प्रश्न उठता ही नहीं और ये प्रासंगिक ही नहीं है। तो केवल एक ही प्रासंगिक प्रश्न रह जाता है, वो ये कि तो तो मैं प्रासंगिक विषयों से दूसरे विषय पे चलते हैं। और जो क्लाइंट्स थे स्विक के, जिन्होंने अभी तक RSW सिस्टम्स तक पंजीकरण नहीं किया है उसी ईमेल के माध्यम से, तो आप कृपया कीजिए। और यदि आपकी 2020 से पहले परिवर्तन हो चुका है तो आपका नाम जो है वो वहां पर दिखाई देगा। अगर आपके IPO शेयर्स जो है वो परिवर्तित नहीं हुए थे, हस्तांतरित नहीं हुए थे, तो आपके जो प्रश्न और शिकायतें जो हैं वो स्विग या न्यू के पास जाने चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं डेटा जो है वो GTI कंपनी को क्यों नहीं भेजा। तो वैश्विक स्तर के ऊपर जो भी रजिस्ट्री के अंदर दिखाया जा रहा है, वो जो है वो आप जो है उसको देख सकते हैं कि वो जो पैसा जो है वो कितना हस्तांतरित किया गया था। अगर पैसा जो है वो हस्तांतरित किया गया था निवेशकों के नाम से, तो उनके नाम वहां पर जरूर होंगे। और अगर कुछ नाम पंजीकृत नहीं है या रजिस्ट्री में नहीं है, तो हो सकता है कि तकनीकी दिक्कत हो, या जानबूझकर नहीं हो, या जानबूझकर नहीं किए गए हो, या कोई तकनीकी दिक्कत हो, या हो सकता है कि एक बैच जो है वो हस्तांतरित नहीं किए गए हों क्योंकि कोई मानवीय दिक्कत आ गई हो या मानवीय त्रुटि हो गई हो। परंतु और मुझे लगता है कि अगर आपकी ये चीजें नहीं हुई हैं तो आप जो है आप न्यू के मैनेजमेंट तक पहुंच बना सकते हैं। मैंने कोशिश की, आर्मन मुर्नियक्स, महिला सर्जिकोवा तक संबंध बनाने की कोशिश की, संपर्क साधने की कोशिश की, आज भी मैंने संपर्क साधने की कोशिश की, परंतु उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा कि क्यों, कि TNG बैक ऑफिस जो है वो क्यों नहीं खुल रहा है, क्यों नहीं लोग जो हैं वो बैक ऑफिस तक अपनी पहुंच बना पा रहे हैं, जहां पर उन्होंने अपने जो रिकॉर्ड्स हैं जो वो मौजूद हैं, ताकि हम व्यक्तिगत तौर पर उनकी मदद कर सके। जैसे तकनीकी त्रुटियों की वजह से लोगों के नाम नहीं जुड़े हैं रजिस्ट्री के अंदर, तो हम लोग जो है उनकी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। क्लाइंट्स जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए आए हैं, तो उनको पहुंच होनी चाहिए। उस वेबसाइट का सर्वर भी काम नहीं कर रहा है, वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, उनके उनके जो शीर्ष प्रबंधन है, मैंने टेक्स्ट भी भेजा है और मैंने उसके बाद उनको फोन भी किया है, परंतु किसी ने फोन नहीं उठाया है या कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। तो यदि आप में से कोई भी उस कंपनी से है, तो कृपया करके ये एक मेरी तरफ से मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि मैं मैनेजमेंट से बात करना चाहता हूं, जो कि आर्मन मुनरियक और मीला सर्जिकोवा जो कि उनके मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, कि जो क्लाइंट्स हैं जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के, उनके कुछ मुद्दे हैं जिसका हम लोगों को समाधान निकालना चाहिए, जहां पर डेटा जो है वो रजिस्ट्री के साथ मेल नहीं खा रहा है।
जब परिवर्तन नहीं हुआ था 2020 के बाद, और जब कंपनी ने ये भी कहा कि उनका जो नाम जो है वो जो लोगों का नाम जो है वो नहीं भी जोड़ा जाएगा, तो ये सारी चीजें मैं जो है वो लोगों के साथ, प्रबंधन के साथ स्पष्ट करना चाहता हूँ। उनको शायद कॉइन सेट भी बोला जाता है, तो यदि कोई भी जो शीर्ष प्रबंधन का उस कंपनी का इस बैठक में है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनको वो आग्रह करें कि वो मेरे साथ संपर्क साधें। और यहाँ पर लिखा है कि आंड्रे हमेशा ये कहते थे कि जो स्विक के जो सदस्य थे, जो कि वो अंततः जो है वो स्विक के न्यू के माध्यम से जो है उनका भुगतान किया जाएगा। वो शेयर जिनको परिवर्तित नहीं किया गया है उनको स्विक के माध्यम से जो है वो उनका भुगतान किया जाएगा। तो यही मैं कह रहा था कि एंड्रे का निर्णय था, और उन्होंने कहा था कि जो पोर्टफोलियो शेयर्स हैं जो स्विग मेंबर्स के, वो परिवर्तित नहीं होंगे, और अंत में उनको जो है स्विग के माध्यम से उनको दिया जाएगा। तो ये जो है वो दायित्व प्लेटफॉर्म का था, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं था। तो चाहे ये कानूनी रूप से किया गया था या नहीं किया गया था, ये दूसरा प्रश्न है। लिन कह रहे हैं कि आरएसडब्ल्यू के साथ पंजीकृत करना आसान है। उसी लॉगिन का इस्तेमाल कीजिए, उसी ईमेल का इस्तेमाल कीजिए जो आपने स्विग के साथ किया था, और आरएसडब्ल्यू बहुत ज्यादा आपकी मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं भी यही कह रहा हूँ। और जो खबर है, जो मैंने पढ़ी है, और जो खबरें प्रकाशित की गई थी, हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर से क्लाइंट की मदद करने की भी कोशिश की है। ओल्गा कह रही है कि हम लोगों को इंतजार करना होगा, आंड्रे का इंतजार करना होगा, क्योंकि वेबसाइट के पास कोई भी फंडिंग नहीं है। तो उस कंपनी के जो लीडर हैं उन्होंने मुझ तक पहुंच बनाई, और उन्होंने कहा कि अगर जो मैनेजमेंट है उनके पास पैसा नहीं है, तो वो फिर भी वो जो है वो वेबसाइट तक पहुंच बनाने के लिए तैयार है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक अपडेटेड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने क्राउड फंडिंग के निवेश के अंदर अपना योगदान दिया है, हजारों लोगों की टीम, दसियों हजारों लोगों की टीम जो है वो जो है वो अब निवेश जो है वो करना चाहते हैं। और इन लोगों को भी यही दिक्कत आ रही है कि या तो परिवर्तन हुआ नहीं शेयर्स का, या फिर कोई भी जो आर्काइव, जो कोई संग्रह नहीं है। और वो वित्तीय तौर पर मदद करने को तैयार हैं कि वो वेबसाइट तक पहुंच बना सके, क्योंकि वो आरएसडब्ल्यू में वो पंजीकृत करना चाहते हैं, और उसके बाद वो माइक्रोन ग्लोबल पर पंजीकृत करना चाहेंगे। तो ये वो लोग हैं जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। तो हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं ओल्गा और लिन के। और ओल्गा और लिन ने ये कहा है कि वो आर्मंड और मीला तक पहुंच बनाएंगे, जिसके साथ जिस कंपनी के साथ आप कार्य करते हैं। तो कुछ पार्टनर्स हैं जो कि वित्तीय तौर पर मदद करना चाहते हैं, ताकि जो जो सर्वर है उसके लिए भुगतान किया जा सके, ताकि वेबसाइट का 3 महीने या 6 महीने तक उसको तक पहुंच बनाई जा सके, क्योंकि हजारों लोग उनकी टीम में हैं, और वो चाहते हैं कि वो जो पहुंच है वो अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स तक, अपने टीम्स के रिकॉर्ड्स तक पहुंच बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपके पास कोई प्रश्न नहीं है इस विषय को लेकर, और मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने सारी चीजों को संबोधित कर लिया है। अब आपको पता है कि समय के साथ साथ ये चीजें कब हुई, कैसे हुई, और जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है इन सभी कार्यों का और इस प्रक्रियाओं का,
ये पूरा का पूरा जो है वो न्यू न्यू के समुदाय या न्यू की कंपनी, मैनेजमेंट कंपनी, मैनेजमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी जाती है। और मैं 10वीं बार बोल रहा हूँ कि जब हम लोगों ने इस इस समझौते का निलंबन किया, तब हम लोगों ने सभी को ये जानकारी जो थी वो दी थी, प्रसारित करी थी, सभी को ये जानकारी दी। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसको अब दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो मैं अब यहाँ पर आप लोगों से कुछ फीडबैक प्राप्त करना चाहूंगा कि मुझे उम्मीद है कि आपको सारी की सारी चीजें इस विषय को लेकर स्पष्ट हो चुकी हैं। यदि आपके पास कोई प्रश्न है, या फिर हम लोग इस विषय को हमेशा हमेशा के लिए इसको हम बंद कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मार्च और अप्रैल और मई में जब हम लोग कार्य करना शुरू करेंगे नए मार्केटिंग प्लान के माध्यम से, तब उस समय मैं दोबारा इन प्रश्नों को नहीं लेना चाहता। तो ये कहता है कि समय दिखाएगा। ईगर, बताइए समय क्या दिखाएगा। लेनी कह रहे हैं कि और सारी चीजें स्पष्ट हैं, और सारी चीजें स्पष्ट हैं, आइए नए प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा सक्रिय हो जाते हैं। किसी ने बोला कि यहाँ पर कि वो जो है, उनको प्रश्न पूछा जा रहा है और उनके उत्तरों के लिए जो है वो देने पड़ते हैं। मुझे बताइए कि हम इस बैठक को कैसे करें, बिना फीडबैक के मैं कैसे मैं बात करूं। मैं केवल और केवल आपको खबरें देता ये मेरे से नहीं हो पाता है। तो जब आप तो हम लोग यहाँ पर संवादात्मक बैठक कर रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। और अगर आप मेरे लाइव ऑफलाइन इवेंट्स में अगर आप आए हैं, तो मैं हमेशा संवाद करता हूं अपने दर्शकों के साथ, उनसे फीडबैक लेता हूं। और अब हम लोग ऑनलाइन ले रहे हैं, और यही यही प्रक्रिया का हम लोग जो है वो अनुसरण कर रहे हैं, और आपकी फीडबैक मैं इसीलिए चाह रहा हूं। मैक्सिम, आप क्या लीडर्स को बोल सकते हैं कि जो वित्तीय रूप से समर्थन दे सकते हैं, ताकि वो आर्मन तक प्रत्यक्ष रूप से बात करें। देखिए, मैंने उनको संदेश भेजे हैं। मैंने आर्मन और मीला को भी संदेश भेजे हैं। और आज मैंने मीला को भी लिखा है 2:30 बजे, और मैंने उनको उनको फोन भी किया, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद मैंने आर्मन को भी लिखा। मैंने और और ये सारे सारे संदेश मैंने लिखे हैं। और आप उनको बोल दीजिए कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो वित्तीय रूप से मदद करने को तैयार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस विषय को खत्म करते हैं और नए प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। आइए अब हम लोग दूसरे विषय की तरफ चलते हैं। और मैं यहाँ पर कि आपको, जब हम नए प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं, तो कि अगर सारी की सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और तो तो पहले आपको जो है, आप अपने डाउनलोड करें अपने बैक ऑफिस के ऊपर, उसके बाद अपने कंप्यूटर पर उसको उसको सेव कीजिए। फिर उसके बाद आप उसको अपने मेमोरी स्टिक के अंदर लीजिए, और उसके कागज से प्रिंट आउट भी लीजिए। और दूसरे, जो लोग तो जो लोग जो कि स्विग के अंदर थे, और जिनको प्री आईपीओ शेयर, जिनको कन्वर्टेड भी किया लेकिन आरएसडब्ल्यू सिस्टम के ऊपर उन्होंने पंजीकृत नहीं किया है, उनको आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर पंजीकरण करना होगा, ताकि जो डेटा है वो एकीकृत किया जा सके नई वेबसाइट के साथ।
नए मंच के साथ। और इस प्रकार जो एक्सट्रैक्ट है क्लाइंट्स को वो प्राप्त होगा, और एक बार माइक्रोन ग्लोबल जब शुभारंभ होगा उसका, उसको लॉन्च करेंगे, और जब आप पंजीकृत होंगे नए प्लेटफॉर्म के, तो आपका एक्सट्रैक्ट जो है वो अद्यतित कर दिए जाएंगे, नए प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कर दिए जाएंगे। तो उसके बाद लोग, तो जैसे कि आपको पता है कि अगर आपके प्री आईपीओ शेयर्स जो हैं वो परिवर्तित हुए कि नहीं हुए, या आपको ये नहीं पता है, परंतु आप फिर भी चाहते हैं कि आप निवेश क्राउड फंडिंग का हिस्सा बनना रहना चाहते हैं, तो प्रश्न ये है कि आपके जो पुराने जो खरीदारी जो स्विग में की है उनका क्या हुआ। उसके लिए भी आपको यही करना होगा। जैसे कि इस चरण के अंदर, यदि आपको ये नहीं पता कि आपके प्री आईपीओ शेयर्स के साथ क्या हुआ, तो आपको जो है आरएसडब्ल्यू सिस्टम के साथ पंजीकृत करना होगा। और मैं यहाँ पर भूतपूर्व स्विग क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ। आपको उसी लॉगिन के साथ, उसी ईमेल एड्रेस के साथ आपको पंजीकृत करना होगा आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर, और उसके बाद आप माइक्रोन ग्लोबल के अंदर पंजीकृत होंगे। अब आपको ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर आपका केस ये है कि आपको, आपकी जो भविष्य के अंदर आपकी जो जो ये चुनौती है उसका समाधान मिल जाता है, आपकी परिस्थिति का समाधान मिल जाता है, तो जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो एकीकरण है, वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के माध्यम से ही होगा। तो एक बार फिर मैं याद दिला दूं कि एक बार माइक्रोन ग्लोबल जब शुरू हो जाएगा, तो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स जो है वो एक आर्काइव के रूप में जो है वो कार्य चालू रहेगा, वो काम करता रहेगा। और आपका सारा का सारा जो डेटा है, जो कि आपने निवेश किया है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, वो आप प्राप्त कर पाएंगे। परंतु आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर आप नई खरीद नहीं कर पाएंगे, आप निकासी नहीं कर पाएंगे। तो सारी की सारी वित्तीय लेन देन जो है वो वहां खत्म कर दिया जाएगा। वो केवल और केवल एक संग्रह होगा आपके रिकॉर्ड्स का, एक आर्काइव होगा आपके। और 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 वो जो है वो जानकारी देगा स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी और आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के क्लाइंट्स का। और अगर अगर आप जो हैं अंततः, एक क्षण दीजिए, और इससे पहले कि ये जो दिक्कत है, ये इसका समाधान निकलेगा कि नहीं, परंतु नए प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो है वो मार्केटिंग गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और नई खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, और क्या महत्वपूर्ण है आज? मुझे एक क्षण दीजिए। तो जो परिवर्तन है वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि स्विग के उस समय, उन्हें वो समझौते के अंतर्गत नहीं आए। तो पहले जो एक समझौता बनता है और उसके बाद एक्सट्रैक्ट जो है वो प्राप्त होता है, तो इसीलिए आप लोगों ने अपने प्री आईपीओ शेयर्स आपको प्राप्त नहीं होंगे, नहीं किए होंगे। परंतु आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के जो क्लाइंट हैं, वो जो स्विक के भी क्लाइंट्स हैं, उनको जो है टीएनजी बैक ऑफिस तक अपनी पहुंच बनानी ही होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। परंतु मुझे ये नहीं लगता, ओल्गा, कि उनके पास पैसा नहीं है। ये बहुत ज्यादा पैसा नहीं है कि अगर आप चाहें कि वेबसाइट की जो 3 महीने तक की पहुंच जो है वो बनाए, कि आप लोगों के लिए 3 महीने की वो वेबसाइट खोलें और उसके बाद वो लोग पहुंच बना के चीजों को जो है वो डाउनलोड करें। और यही कारण है कि लोगों का, बहुत सारे लोगों का जो जो नाम है वो हमारे पास नहीं है। और अगर हम लोग आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स की बात करते हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो अभी तक आपने जो है समझौते के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किया है, तो इसीलिए आपका नाम रजिस्ट्री में नहीं आ रहा है। आपको वो हस्ताक्षर पूरा करना होगा डॉक्यूमेंट अनुभाग के अंदर जो आपके बैक ऑफिस में है। उसके बाद जो है वो सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। तो ये पहली बात। और दूसरी बात, हमारे पास एक श्रेणी है क्लाइंट्स की जिन्होंने 2023 2024 में जो है वो उन्होंने
ईएमआई शुरू की थी, उन्होंने किश्तों से शुरू किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक जो भुगतान है वो पूरा नहीं किया है। 10 महीने के अंदर उसे पूरा नहीं किया है। तो ये जो पैकेजेस हैं ये अभी भी सक्रिय हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उनके पैकेजेस ब्लॉक नहीं किए गए हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर आप अपनी किश्तों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग नए अपडेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर हम हस्तांतरित करेंगे। जो जो किस्तें जो अभी बची हुई हैं, जो जो दायित्व है वो उसको निलंबित कर दिया जाएगा। और जिनकी जो अभी भी किस्तें पड़ी हैं, तो तो उनको जो है वो जितना भी उन्होंने अभी तक पैसा दिया है उसके अनुसार उनको शेयर्स आवंटित कर दिए जाएंगे। जैसे कि जुलाई 2023 में एक उदाहरण के तौर पर आपने किश्तों पर 10 महीने का एक पैकेज लिया, और आपने 7 महीने जो है उसकी भुगतान किया और 3 महीने का भुगतान नहीं किया। और उसी के साथ साथ उन्होंने जो है साथ ही साथ जो है वो भविष्य में भुगतान करने का जो विकल्प लिया। जैसे कि आपने जुलाई 2023 में आपने आपने भुगतान किया, 6 किश्तें आपने दी। जनवरी में 2024 में आपने भुगतान नहीं किया, फरवरी 2024 में आपने भुगतान नहीं किया, तो 2 बार जो है 2 महीने जो है आपने भुगतान नहीं किया। तो ये जो पैकेज जो है वो अभी भी बंद नहीं हुआ है। तो अभी भी उनके पास रजिस्ट्री का एक्सट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि अभी भी उनको कुछ भुगतान करना बाकी है। तो यदि हम उस पैकेज को हम बंद कर देते हैं, और तो सारी की सारी चीजों की पुनः गणना होगी, और जो आपके जो शेयर्स हैं वो आपको जो है वो मौजूदा डिस्काउंट के अंतर्गत आपको जो शेयर्स आवंटित कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए जिन लोगों ने अभी तक अपनी किस्तें नहीं भरी हैं, तो आपके पास अभी भी अवसर है अप्रैल तक कि आप जो है अपनी जो किस्तों को पूरा भुगतान करें, ताकि आपको पुराने डिस्काउंट्स प्राप्त हों। क्योंकि जब वो खरीदारी की थी, आपने प्रमोशनल डिस्काउंट का फायदा उठाया था 1 साल या 2 साल पहले। तो वो डिस्काउंट की दर ज्यादा थी, तो आप जो है वो बाकी का जो पैसा है वो बाकी की किस्तें आप भुगतान कर दीजिए। और उस समय आपको जो है जो उस समय डिस्काउंट चल रहा था वो मिलेगा, ना कि जो अभी जो मौजूदा डिस्काउंट या जो अप्रैल में डिस्काउंट होगा वो नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे पहले कि हम लोग नए प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करें, तो आप इस चीज का जरूर फायदा उठाएं। ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, तो प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए प्रश्नों को मैं थोड़ा सा बाद में संबोधित करूंगा, लेकिन हम 90 मिनट हम लोग बात कर चुके हैं, हम लोगों ने स्विक को बहुत समय दे दिया। तो मैं एक बार आपको और याद दिला दूं कि आप जो सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो आरएसडब्ल्यू पे पूरी कर लीजिए, यदि आपने नहीं किया है तो। क्योंकि एक बिंदु में आप जो है वो खरीदारी सत्यापन के बिना कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो माइक्रोन ग्लोबल पे सत्यापन दोबारा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आरएसडब्ल्यू के ऊपर आपको अपना सत्यापन करना है। क्योंकि जब आप पंजीकृत करते हैं माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर और आप वेरिफिकेशन जो है वो आरएसडब्ल्यू के ऊपर जा चुके होंगे, तो डेटा जो है वो एकीकृत होगा और आपको वेरीफाइड का यानी सत्यापित का दर्जा दिया जाएगा। तो इसीलिए आप माइक्रोन ग्लोबल पर सत्यापन प्रक्रिया को ना करना हो, तो उसके लिए आपको आरएसडब्ल्यू के ऊपर सत्यापित प्रक्रिया को पूरा करना होगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने बहुत समय बिता दिया है स्विक के ऊपर। ये देखिए, ये मेहनत, ये महत्वपूर्ण है। और ये एक ऐसा विषय है जिसको बार बार दोहराया जा रहा है। और मुझे ये काफी ज्यादा दिक्कत होती है जब विषय दोहराए जाते हैं। और अब आज हमारे पास समय खत्म हो चुका है। और
मैं जो है माइक्रोन के बारे में मैं बता नहीं पाऊंगा। कोई पूछ रहा है कि आरएसडब्ल्यू के अंदर हम बच्चों को पंजीकृत कर सकते हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, और टीएनजी के अंदर उनके जो शेयर्स हैं वो जो है वो परिवर्तित हो गए हैं। देखिए, मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि 18 साल से पहले निवेश किया जाए, क्योंकि ये कानूनी तौर पर ये सही बात नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, ये एक एक दो धारी तलवार की तरह होती है। एक तरफ तो ये अच्छा होता है कि अगर आप 16 की उम्र में एक बच्चा जो है उसके पास सही दूरदर्शिता है, निवेश के बारे में निवेश का ज्ञान है, अपना स्वयं का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ ये जो है गैर कानूनी भी है बहुत सारे देशों के अंदर। तो अगर आप अलग अलग एक्सचेंजेस में देखते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस और बाइबिट को देखते हैं, तो आप जो है पंजीकृत नहीं कर सकते यदि आप 18 से नीचे हैं। तो ओल्गा, तो आपके प्रश्न का उत्तर जो है, मैं आपको इसका ठोस जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये हमारे जो है वकीलों के लिए प्रश्न होगा। तो दोस्तों, आप आप प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ प्रश्न पूछ लीजिए, क्योंकि मैं माइक्रोन ग्लोबल के बारे में बताना चाह रहा था, और इसके लिए और 90 मिनट लगेंगे, और उसके लिए आज हमारे पास समय नहीं है। तो चलिए, इसको हम लोग इसको मार्च में जो है एक हफ्ते के अंदर बैठक का जो है वो स्थापित करते हैं। तो 6 मार्च को हम लोग इस बैठक को जो है वो पुनः करेंगे। माइक्रोन ग्लोबल को लिए बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, परंतु आज हमारा जो 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 विषय था वो अलग था, अच्छा महत्वपूर्ण विषय था। आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं माइक्रोन ग्लोबल को लेकर, मैं उनका उत्तर दे सकता हूँ। तो 6 मार्च को तो हम लोगों को 6 मार्च को हम लोगों को अपनी महिलाओं को बधाई देनी होगी, क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जी हाँ, बिल्कुल। आप इस दिन आप हमारी प्रमोशन का आप फायदा उठा सकते हैं। आप एक पर आप जो है वो एक पैकेज खरीद सकते हैं। सूरज कह रहे हैं कि बहुत स्पष्ट हो चुका है स्विक के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूरज आपका, आपकी फीडबैक का। और इसीलिए मैंने बहुत समय दिया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारे स्विक के जो क्लाइंट्स हैं वो हमारे पार्टनर्स के मध्य में हैं। तो ये जो है ये वाकई में जो है ये एंड्रे हवरातव के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में बहुत विकास में बहुत योगदान दिया। उस प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े। लेकिन जब उसके बाद रास्ते अलग हुए, और तो हम लोगों को यहाँ पर जो है हम लोगों को स्पष्ट रूप से जो है वो चीजें करनी थी, ताकि कोई भी गलतफहमी ना रह जाए, और बाद में लोग जो हैं वो जीटीआई की तरफ कोई दावा ना लगाएं, या उसके खिलाफ कोई दावा ना खड़ा करें। और साथ ही साथ आप डॉक्टर यूनिस्के के खिलाफ भी जो है कोई भी जो है और डॉक्टर यूनिस्के के खिलाफ आप कोई भी आरोप ना लगाएं, और यही मेरी मंशा थी। कोई पूछ रहा है कि माइक्रोन ग्लोबल क्या है और क्या हम वहां पर पंजीकृत करें। तो माइक्रोन ग्लोबल जो है वो एक पुनः ब्रांडेड प्लेटफॉर्म होगा आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स का। तो हम लोगों ने अपने मौजूदा प्लेटफॉर्म को, आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स को, हम लोगों ने उसको एक नए प्लेटफॉर्म में परिवर्तित करने का सोचा है। एक नए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के साथ, जहां पर हमारे पार्टनर्स जो हैं वो बेहतर कमीशन प्राप्त कर सकें। तो पार्टनर्स जो हैं वो उनको उनको कमीशन प्राप्त होगी पूरे के पूरे एजेंट्स नेटवर्क से, और केवल 5 स्तर से नहीं। तो माइक्रोन ग्लोबल जो है उनका अपना मार्केटिंग प्लान होगा, और एक पूरा का पूरा दर्शन इसके पीछे है, फिलॉसफी इसके पीछे है।
पुनः ब्रांडिंग करने के लिए एक संदेश है समुदाय को जो देना चाहते हैं, जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता था, परंतु आज मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। तो हम लोग जो है इसको और विस्तार से अगली बार बात करेंगे, और बात करेंगे कि ये हम पुनः ब्रांडिंग जो है वो हम लोग उसकी तरफ क्यों बढ़े, और पूरे के पूरे समय रेखा के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से रीब्रांडिंग से लेकर जो गतिविधियां हैं, नेटवर्क की गतिविधियां हैं, कार्य संचालन है, प्लेटफॉर्म का जो लॉन्च है, वो उसके बारे में बात करना आज मैं चाह रहा था, परंतु इसको हम 6 मार्च पे बात करेंगे। मैक्सिमम अभी हाल ही के अंदर मैंने एक 10 महीने की किस्तें शुरू की है। क्या मैं उसको नए प्लेटफॉर्म के ऊपर भी दे पाऊंगी? जी हाँ माया, बिल्कुल। तो जो भी सक्रिय पैकेजेस हैं, मैं यहाँ पर केवल सक्रिय पैकेजेस की बात कर रहा हूँ, वो नए प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे। और आपके जितने भी जो पूर्व निवेश हैं उनको एकीकृत किया जाएगा, रजिस्ट्री का एक्सट्रैक्ट भी अधिकृत किया जाएगा, और जो जो सक्रिय पैकेजेस हैं उनको भी एकीकृत किया जाएगा, सिंक्रोनाइज किया जाएगा, और आप उनको नए प्लेटफॉर्म पर भी भुगतान कर सकते हैं, लेकिन पुराने और रुके हुए पैकेजेस नहीं होंगे। ओल्गा कह रही है कि मेरे पास कोई भी पहुंच नहीं है, क्योंकि एंड्रे हवरातव के पास ही पहुंच है। और अगर हम लोग वेबसाइट के लिए भुगतान करेंगे तो भी हमारा काम नहीं पूरा होगा। ये आप ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई होगा आपको? तो प्री आईपीओ शेयर्स जो हैं वहीं पर रहेंगे और हमें इंतजार करना होगा। आर्मंड ने बहुत सारे बार इसको बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही होगा। अगर आप ये कह रहे हैं, परंतु जो वास्तविकता है वो बिल्कुल अलग है। आप कह रहे हैं कि आर्मंड जो है वो मालिक नहीं है। वो ठीक है, वो बात ठीक है, परंतु जो वेबसाइट के जो रिकॉर्ड्स हैं, तो जहां तक मुझे समझ में आता है कि जो वेबसाइट है वो अलग अलग बैक ऑफिसेस के अंदर बटी हुई है। कॉइन सेट और दूसरे नाम से, टीएनजी के नाम से। और हम लोग यहाँ पर जो है वो डोमेन के भुगतान की कर रहे हैं। तो जो डोमेन का जो नाम है वो आईटी के जो जो दिग्गज थे वो इस चीज का प्रबंधन कर रहे थे। हम लोग केवल यहाँ पर अटकलें लगा सकते हैं, परंतु मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से उत्तर चाहूंगा मैनेजमेंट से। और यहाँ पर जो अफवाहें हैं वो नहीं, परंतु मैं मैनेजमेंट के साथ बातचीत करना चाहूंगा। तो स्विग के ऊपर वापस नहीं जाते हम लोग। माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर आप मुझसे प्रश्न पूछिए। धन्यवाद। हम माइक्रोन ग्लोबल की वेबसाइट को कैसे ढूंढ सकते हैं? क्या ये आरएसडब्ल्यू वेबसाइट आरएसडब्ल्यू के बैक ऑफिस में है? जी नहीं, ये जो बैक ऑफिस है माइक्रोन ग्लोबल का, वो 99% तैयार है। हम लोग अभी जो कर रहे हैं, हम डेटा को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, एकीकृत कर रहे हैं, आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के डेटाबेस को और माइक्रोन माइक्रोन ग्लोबल के डेटाबेस को। हम सुरक्षा प्रोटोकॉल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हम डेटा को सुरक्षित तरीके से आरएसडब्ल्यू से माइक्रोन ग्लोबल तक हस्तांतरित कर सकें। और इसी के माध्यम से लोगों का नाम जो है वो रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। तकनीकी कार्य चल रहा है, सर्वर के माध्यम से, डेटाबेस के माध्यम से। बैक ऑफिस बिल्कुल तैयार है। और हम लोगों को, और जैसे ही सिंक्रोनाइजेशन जो है वो पूरा होगा, जो कार्य पूरा होगा बैक ऑफिस का, हम लोग माइक्रोन ग्लोबल .com को शुरू करेंगे, और जो वेबसाइट है वो बिल्कुल तैयार रूप से काम करना शुरू कर देगी।
माइक्रो नहीं है बल्कि माइक्रॉन ग्लोबल है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो जो समय सीमा है उसके बारे में बात करते हैं। इसकी शुरुआत की बात करते हैं, क्या कारण थे। तो हम लोगों ने अलग अलग बैठकों के अंदर इसके बारे में बात करेंगे। परंतु एक मेरा निवेदन है कि अब आप मुझसे स्विग के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछे, एक्सट्रैक्ट के बारे में मत पूछिए। जिन चीजों के बारे में आज हम लोगों ने 90 मिनट के ऊपर चर्चा की है तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। और मैं जो है, जो बैठक का जो प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, मैं जो है वो माइक्रोन ग्लोबल के लिए मैं आपको पहले से दूंगा ताकि हम लोग किसी और विषय के ऊपर ना जाएं। और अभी मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी पार्टनर्स का जो कि नए प्लेटफॉर्म की खबरों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपने वाकई में उत्कृष्ट धैर्य का प्रदर्शन किया है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जो है उस जानकारी का पता था जिसके बारे में आज हम बात कर रहे थे। आपने आज इज्जत दिखाई उन पार्टनर्स के लिए जिनको नहीं पता था, तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। ताकि क्योंकि आपने बहुत जो है वो इज्जत दिखाई और साथ ही साथ धैर्य रखा इस विषय के बारे में। और जिस प्रश्न के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जिस विषय के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, तो मैं वाकई में दिल से आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। तो आपने इज्जत और धैर्य दोनों को दर्शाया। मैं अपने सभी अतिथियों का यहाँ धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने, जो कि इसी विषय के ऊपर जो हम जो दोहराए जा रहे हैं उसको धैर्य से सुना। परंतु मुझे ये लगता है कि दोहराने से ही जो संदेश है वो अपनी जगह पर पहुंच सकता है और क्लाइंट्स को पूरी तरीके से समझ में आता है जो भी उनके प्रश्न होते हैं। और आज से पहले उनके पास उस उन प्रश्नों के उत्तर उनके पास नहीं थे। तो इन सभी सालों में, इन सभी वर्षों के अंदर जो जानकारी थी वो अस्त व्यस्त तरीके से दी गई। कई बार जो है वो गलत तरीके से जानकारी प्रदान की गई। कई बार उसको तोड़ मोड़ कर प्रदान किया गया और जानबूझकर या अनजाने में लोगों को गलत दिशा दिखाई दी गई। अब अगर लोगों को उस पूरे विषय के बारे में नहीं पता है तो ये समझ में आता है। मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ कि मैं आप लोगों ने मेरे आज इस सत्र को, इन उत्तरों को सुना जो मैं आपने जो मुझे सुना। और लोनेट कह रहे हैं कि उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग को साझा करना पड़ेगा, इस बैठक का, और इस बैठक की रिकॉर्डिंग को साझा करना होगा, माफ कीजिएगा। और उसके अंदर एक विषय जाना होगा कि आपको यहाँ पर स्विग के बारे में सभी जवाब मिलेंगे। तो रुसलान, और मैं यहाँ पर मॉडरेटर से बात कर रहा हूँ, रुसलान इसी तरह से इसको बोलिए कि स्विग के बारे में सभी उत्तर या स्विग के बारे में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। तो जब टेलीग्राम के अंदर जब ये प्रश्न आता है तो हम लोग इस बैठक के लिए लिंक लोगों को भेज सकते हैं। सर के कह रहे हैं कि आप रिकॉर्डिंग हमें जरूर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हर एक बैठक के बाद अगले दिन हम लोग लिंक्स को प्रकाशित करते हैं, रिकॉर्डिंग के लिंक्स को, ताकि लोग जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ सके वो उस बैठक को देख सकें। तो ये वीमेल के ऊपर भी होता है और यूट्यूब के ऊपर भी होता है। तो यदि आपके देश में या आपके स्थान पर यदि यूट्यूब पर प्रतिबंध है तो आप वीमेल पर जो है रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग यहाँ पर अब खत्म कर सकते हैं। निकोलाय लिख रहे हैं कि ये बहुत ही जानकारी से परिपूर्ण बैठक। जी हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत खुशी है मुझे कि कि ये जानकारी आपके लिए, ये बैठक जो है वो काफी जानकारी से भरी हुई थी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। तो दोस्तों हम लोग 6 मार्च को मिलते हैं उसी समय पर। तो आज हम थोड़ा देर से हम लोगों ने शुरू किया। तो हम लोग जो है अपने समय के अनुसार 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार हम लोग
इस बैठक को करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम लोग इस बैठक को जो है, कुछ लोग जो है वो 1 घंटे से जुड़े हुए थे। आपके धैर्य का धन्यवाद, आपके समझने का धन्यवाद। और आपसे हम लोग 6 मार्च को फिर मिलेंगे, और केवल हम लोग उस विषय के बारे में बात करेंगे जो कि हम लोग आज बात करना चाहते थे, लंबे से विस्तार से, नए अद्यतित प्लेटफॉर्म और उससे जुड़े हुए सभी विषयों को लेकर। तो मेरी शुभकामनाएं। और जो जो सर्दियां जो है वो खत्म हो रही हैं, और कल से जो है वो बसंत ऋतु शुरू हो जाएगी, तो मैं आपको इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। प्रकृति में चीजें खिलनी शुरू हो जाएंगी, और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप ये जो समय है, इसे जो संदेश जो कि हम खिलने की और समृद्धि की बात करते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म उसी समय के दौरान जो है वो लॉन्च होगा, और हम लोगों को पूरी मेहनत करनी है कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो भी खिले, समृद्ध बने, और उसी के साथ साथ स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो भी समृद्ध बने। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल फिट बैठती हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर धन्यवाद आपका, और 6 मार्च में आपको फिर मिलेंगे, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी कक्ष से आप सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। अगली बैठक तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए। फिर से भेंट होगी। धन्यवाद।